जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि मैंने आईआईएम लखनऊ से ड्रॉप आउट ले लिया है। मैं उधर एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहा था और ये प्रोग्राम मैंने लास्ट ईयर अप्रैल 2025 में ज्वाइन किया था। उधर मैंने अपने 2 टर्म सक्सेसफुली कंप्लीट किए। एक टर्म वहाँ पे 3 महीने का होता है, तो मैंने 2 टर्म्स किया और उसका मैंने ड्रॉप आउट करने का फैसला कर लिया। अभी क्या रीजन से, मेरा एक्सपीरियंस उधर कैसा था, मैंने ज्वाइन ही क्यों किया एग्जीक्यूटिव एमबीए, वॉज इट इवन वर्थ इट, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो आप चाहो तो 1.25 या 1.5x पे ये वीडियो देख सकते हो। सबसे पहली बात तो मैंने एमबीए ज्वाइन ही क्यों किया, तो इसके लिए मेरे को आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। बात है 2023 की, और इस टाइम मेरे वर्क एक्सपीरियंस के 2 साल हो गए थे। और अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि जब भी आपके वर्क एक्स के 2 साल हो जाए तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू एन एमबीए। तो मैंने भी वही सारी चीज़ें दिमाग में रखी और मैंने कैट का फॉर्म भर दिया। बट जब भी आप जॉब पे रहते हो तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है प्रिपरेशन का, तो मैं भी कुछ प्रिपेयर कर नहीं पाया। लेकिन मैंने ऐसे ही एग्जाम दे दिया। उस साल मेरे बेबी आईएम्स कन्वर्ट हो गए थे। मेरा आईएम अमृतसर हो गया था, आईएम संबलपुर हो गया था, बौद्ध गया हो गया था, जम्मू हो गया था। और आईएम शिलोंग में मेरी वेट लिस्ट आई थी जो कि कन्वर्ट नहीं हुई थी। और ये मैं नॉर्मल एमबीए की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल एमबीए में तो मेरे बेबी आईएम से कन्वर्ट हुए, जिनका एवरेज पैकेज जो था और उस टाइम जो मेरी सैलरी थी वो उस एवरेज पैकेज से ऑलरेडी थोड़ी ज़्यादा थी। तो मेरे को उसमें ऐसा कुछ आरओआई नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने वो कॉलेजेस ज्वाइन नहीं किए। फिर मैंने देखा कि मैं अपना कैट स्कोर और कहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो मैंने और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट की और उसमें मेरे को एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में पता चला। तो उसमें ये चीज़ थी भाई कि आपको अप्लाई करने के लिए भी एक सर्टन ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। अगर आप टॉप कॉलेज देखोगे, आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ये सब आपसे 5-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं टू इवन अप्लाई फॉर देयर एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स। और मेरा तो 2024 में 3 ही साल हुए थे वर्क एक्स के, तो इनके लिए तो मैं वैसे भी एलिजिबल नहीं था। फिर मैंने और भी कॉलेज देखना स्टार्ट किया, तो मेरे को आईएम लखनऊ के पीजीपी डब्ल्यूई प्रोग्राम के बारे में पता चला, पीजीपी फॉर वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स। तो ये लोग आपसे 3 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं और एक कैट स्कोर या जी मैट एंट्रेंस कुछ मांगते हैं। तो मेरे पास कैट स्कोर था ही, तो मैंने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये प्रोग्राम 2 साल का होता है और इसकी फीस 15 lakhs के अराउंड होती है। एंड इसमें आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने जॉब के साथ साथ ही कंटिन्यू कर सकते हो। आपकी वीकेंड पे क्लासेस रहती है, फ्राइडे सैटरडे संडे एवरी अल्टरनेट वीकेंड। बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्लासेस ऑनलाइन नहीं होंगी, आपको कैंपस आकर अटेंड करना पड़ेगा। अभी बहुत लोग को नहीं पता होगा, आईएम लखनऊ के 2 कैंपस है। एक तो मेन कैंपस आपको पता ही है लखनऊ में, और दूसरा नोएडा में है। सो नोएडा में जो इनका सैटेलाइट कैंपस है, इधर से इनके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स रन होते हैं, और एक पीजीपी का सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम है, वो भी इसी कैंपस से रन होता है। तो अब हमारा यही सीन था कि आपको कैंपस आकर अटेंड करने पड़ेंगे क्लासेस एवरी अल्टरनेट वीकेंड। और मैं रहता हूँ बैंगलोर में, मतलब मैं बैंगलोर में ही रह रहा था। सो मेरी कंपनी भी और जॉब भी मेरी बैंगलोर में थी, तो मेरे को अपनी कंपनी से परमिशन लेनी पड़ी टू रिलोकेट टू नोएडा। और मैंने वहाँ पे जाके फिर क्लासेस अपनी अटेंड करना स्टार्ट की। दूसरी चीज़, इस प्रोग्राम में आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड नहीं होती हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंशियल एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहे हो किसी भी कॉलेज से, तो आपको प्लेसमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप अपनी जॉब नहीं छोड़ रहे हो, आप अपने जॉब कंटिन्यू कर रहे हो। तो प्लेसमेंट का ऐसे स्कोप नहीं होता है इसमें। फिर आप पूछोगे यार प्लेसमेंट्स नहीं प्रोवाइड हो रही है तो लोग ज्वाइन ही क्यों करते हैं, तो देखो यार, लोग ज्वाइन करते हैं एमबीए डिग्री के लिए, लोग ज्वाइन करते हैं आईएम टैग के लिए। अभी देखो कुछ कंपनी में ऐसा पॉलिसी रहता है कि अगर आप कंपनी में काम करते करते एमबीए कर लेते हो तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, हाइक मिल जाएगी या मैनेजरियल रोल मिल जाएगा। कुछ कंपनी में ये पॉलिसी रहती है कि एजुकेशन आपकी स्पॉन्सर्ड रहती है, मतलब आप कंपनी में काम करते करते कोई कोर्स करना चाहते हो, कोई डिग्री करना चाहते हो, तो वो कंपनी आपकी वो फीस पे कर देगी। और बाद में देखो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं कि आपके रेज्यूमे पे ऑब्वियसली एक आईएम का डिग्री आ जाएगा कि आपने एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रखा है। तो लॉन्ग टर्म में जब भी आप जॉब स्विच कर रहोगे तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये सारे रीजंस रहते हैं। और मेरा क्या रीज़न था, मैंने क्यों ज्वाइन किया, तो देखो मेरे को इन तीनों में से कुछ भी नहीं चाहिए था। मेरी कंपनी में ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है कि अगर मैं एमबीए कर लूँगा तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी या मेरी कंपनी फीस भर देगी। और ना ही मेरे को आईएम टैग चाहिए था, क्योंकि मेरे पास बिट्स का टैग ऑलरेडी था, तो मेरे को ऑलरेडी थोड़ी उससे बेनिफिट हो जाती है। तो मैंने ज्वाइन किया था तो बस सीखने के लिए, मेरे को जेन्युइनली करना था, मेरे को सीखना था कि भाई क्या होता है एमबीए में। मैं मेरी प्रोफाइल के लिए वो चीज़ रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि मैं बिजनेस एनालिटिक्स के रोल में हूँ। तो मेरे को लगा एमबीए करूँगा तो वो मेरे लिए काफ़ी रिलेवेंट रहेगा, इससे मेरे को बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और फ्यूचर में मैं बिजनेस एनालिटिक्स के आगे स्ट्रैटेजिक रोल्स या फिर कंसल्टेंसी टाइप के रोल्स में स्विच कर सकता हूँ। तो ये सोचकर मैंने भी किया, बट वो पता नहीं होता है नहीं होता है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये था मेरा रीज़न कि मैंने क्यों ज्वाइन किया। तो अप्रैल 2025 में हमारी ज्वाइनिंग थी। मैं जब पहली बार कैंपस गया तो मैंने देखा हमारे बैच में कुछ 70 लोग के आसपास है, 70 थी हमारी बैच स्ट्रेंथ। और उसमें देखा मैं ज़्यादातर लोग की एज 30+ थी। सभी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एवरेज
एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ हमारे बैच का, तो 8 to 10 ईयर्स के आसपास था। और मेरी एक्सपीरियंस तो 3 साल की ही थी। और सबकी शादी हो रखी थी, मैं जिसके साथ में बैठा भी था तो उसका अगर व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके मोबाइल पे मेरे को उसकी फैमिली पिक दिख जा रही थी। तो काफ़ी अजीब सा लग रहा था, कोड सा लग रहा था। और बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से लोग आ रखे थे। आईटी से थे, सेल्स से थे, मार्केटिंग से थे, देन गवर्नमेंट से थे, पीएसयूज, देन इवन डॉक्टर्स, लॉयर्स और कुछ सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स भी थे इस बैच में। तो मेरे को काफ़ी ओवरवेलमिंग सा लग रहा था अचानक से, जब आपकी एज ग्रुप डिफरेंट हो, आप रिलेट उतना नहीं कर पाते हो, बातें उतनी समझ में नहीं आती है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था, मेरे को थोड़ा ऑड सा लग रहा था पूरे बैच में। और आप लगा लो कि 30 से कम के इंक्लूडिंग मी पूरे बैच में 60 ही लोग होंगे जो 30 से कम के थे। बट ऑब्वियसली पहला दिन था तो बहुत ज़्यादा कुछ मेरे को उसमें सही नहीं लगा। बट उसी विजिट में हमारा एक अलुमनाई कनेक्ट भी हुआ था, जिसमें एक अलुमनाई आए थे, एक नहीं, तीन चार कुछ पिछले बैचेस के अलुमनाई आए थे और उन्होंने हमें बताया था कि इस प्रोग्राम के क्या बेनिफिट है। तो मेरे को तो ऐसा कोई बेनिफिट नहीं लगा। उन्होंने बोला कि अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसा कि प्रोग्राम खत्म होते ही तुम्हें बड़ी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। या आप अभी किसी रोल में हो तो किसी और रोल में बाद में चले जाओ, कि मान लो आप अभी सेल्स कर रहे हो और बाद में डायरेक्टली आप प्रोडक्ट मैनेजर बन जाओ, कुछ और बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकते हैं आपकी, ऑब्वियसली एक वैल्यू ऐड हो जाएगी एक एमबीए की, बट ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। और ना ही ऐसा कुछ होगा कि अभी आपकी लेट से कुछ पैकेज है तो आपको 100% हाइक मिल जाएगा एमबीए करने के बाद, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो ये सेशन से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा लगा और सेटबैक सा लगा, क्योंकि जो हमारी थिंकिंग थी कि हाँ आगे जाके मे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हो जाएंगी एमबीए करने का, वो सच नहीं होने वाला था। सो ये तो पहली चीज़ हो गई जो नेगेटिव सा एक लगा मेरे को। फिर सेकंड विजिट से मैंने लोगों से बातें करना स्टार्ट की, न्यू सब्जेक्ट से, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस वगैरह, तो न्यू चीज़ें सीखने को मिल रही थी। देन प्रोजेक्ट ग्रुप्स भी फॉर्म हो गए थे, तो मैं भी अब धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गया था। बट जैसा कि मैंने आपको अपने बैच के बारे में बताया, बहुत ही एक्सपीरियंस बैच था, बट एक्सपीरियंस के साथ ईगो भी आता है। एंड कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे, मतलब लड़ते ही रह रहे थे, किसी भी टॉपिक पे लड़ते रहते हैं। मतलब हमारे बैच में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी। कोई डीन को मेल कर रहा है, कोई डायरेक्टर को मेल कर रहा है, कुछ भी हुए जा रहा है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो प्रोफेसर से भी लड़ाई कर ली, प्रोफेसर से क्लास में बदतमीजी कर ली। तो भाई ऐसी कंडीशन आ गई थी कि प्रोफेसर ने बोल दिया हम इस बैच को पढ़ाएंगे ही नहीं। इस टाइप की भी कंडीशन आ गई थी। एंड अभी जो भी न्यू बैच जाने वाला है तो उसको हमारे बैचेस की कहानियाँ पता चलेंगी कि हमने क्या क्या किया है। तो बहुत ज़्यादा केओस था, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई दी मेरे को तो। एंड आई डोंट नो ये एक्सपेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि देखो इधर मेजर क्राइटेरिया सिलेक्शन में वर्क एक्सपीरियंस को दिया जाता है, और मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम पे उतना ज़्यादा फोकस, उतना ज़्यादा वेटेज नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो उधर आपको ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलने वाले हैं जिनके 95% आ रखे, 97% आ रखे। बहुत ही कम लोगों को जिनके ठीक ठाक अच्छी परसेंटाइल आई होगी। तो वर्क एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस है। तो कुछ लोग में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि भाई उनको आईएम का टैग मिल गया ना, अब आईएम लखनऊ, तो वो अपने आप को, जो एमबीए वाले स्टूडेंट्स हैं ना, नॉर्मल एमबीए, वो समझने लगता है कि हाँ भाई हम तो अब आईएम लखनऊ के प्रोडक्ट है। तो आई थिंक लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी अपने दिमाग से निकाल लेनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भाई, मतलब कमेटी क्लब्स, उन सब चीज़ों में पॉलिटिक्स भाई, इसमें अभी प्लेसमेंट कमेटी थी भी नहीं। वो अगर होती तो सोचो कितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती, जब इलेक्टिव्स के लिए लोग लड़ रहे हैं तो प्लेसमेंट के लिए तो भाई क्या क्या करते। ये तो हो गई क्लास की बात। अब मैं आपको जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो 1 या 2 महीने बाद ही मैंने अपनी सीवी चेंज करी थी। मैंने उसमें आईएम लखनऊ का एग्जीक्यूटिव एमबीए डाल दिया था, परस्यूइंग लिखकर अपने रिज्यूमे पे। अब मैं देखना चाहता इससे क्या इंपैक्ट आता है, क्या वैल्यूएशन होती है। तो मैंने अब कैजुअली जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और वो भी काफ़ी स्पेसिफिक, मतलब जो मेरे को कंपनीज पसंद आ रही है, रोल पसंद आ रहा है, या फिर डिफरेंट रोल्स। अभी देखो जैसे मेरा बिजनेस एनालिटिक्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसको छोड़ के भी मैंने स्ट्रेटेजिक रोल्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, कंसल्टेंसी हो गया। तो ये सारी चीज़ों पे मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, ये देखने के लिए कि अगर मैंने अब एमबीए ऐड कर दिया तो उससे क्या मेरे को अब स्ट्रेटेजिक रोल्स के कॉल्स आते हैं, या मेरे को ज़्यादा कॉल्स आएंगे, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सारी चीज़ें देखने के लिए मैंने ऐसी जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को जो भी कॉल्स आ रही थी वो सेम ही रेट पे आ रही थी जो मेरे को पहले भी आती थी। तो मेरे को उसमें ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। और मेरे को अपने एनालिटिक्स डोमेन के बाहर से ऐसे कोई कॉल्स देखने को नहीं मिले। मेरे को कंसल्टेंसी का कोई कॉल नहीं आया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोई भी कॉल नहीं आया। तो जो मैं सोच रहा था कि हाँ उस पर मैं एमबीए लिख दूंगा तो शायद मे भी डिफरेंट डोमेन्स या स्ट्रैटेजी
जेनरिक रोल्स मिलने लगे, तो ऐसा भी कुछ मेरे को देखने को नहीं मिला। और जो मेरे को कॉल्स आ भी रही थी, तो जो भी एचआर से डिस्कशन होता था या इंटरव्यू होती थी, तो उसमें किसी ने भी मेरे से ऐसा स्पेसिफिकली नहीं पूछा कि तुम ये कौन सी डिग्री कर रहे हो, आई एम लखनऊ से। किसी ने भी इस चीज़ का मेंशन नहीं किया। और जो मेरे को सीटीसी ऑफर हो रही थी 25 to 30% तो यूजुअली ऑफर होती है, तो उतनी तो हो ही रही थी। और एक दो कंपनी थोड़ा 40 to 50% भी देने को रेडी थे। बट आई डोंट थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ ये आई की डिग्री। आई थिंक वो तो आपको जब भी आप नॉर्मली स्विच करते हो तो इतना रेंज आपको मिल जाता है। तो ऐसा मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला इस चीज़ से। तो जब मैं जॉब से अप्लाई कर रहा था उसी बीच में मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, एक अच्छा ऑफर आया सेम डोमेन में ही, एनालिटिक्स डोमेन में ही, जो जिसमें मेरा वर्क एक्सपीरियंस है उसी डोमेन से मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और वो मेरे को अच्छा कॉम्पनसेशन दे रहे थे। अभी चलो मैं बता ही देता हूँ, मेरे को 30 LP वो लोग ऑफर कर रहे थे, एंड मेरे हिसाब से वो एक अच्छा कॉम्पनसेशन था। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो कंपनी और वो रोल पुणे में बेस्ड था। मतलब उन्होंने बोला कि वर्क फ्रॉम होम नहीं है, इसमें रिमोट नहीं है, आपको ऑफिस से ही आके करना पड़ेगा। एंड मैं तो उस टाइम दिल्ली में रह रहा था, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, आई एम लखनऊ में। सो मेरे को एवरी अल्टरनेट वीकेंड कैंपस पे जाके क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। तो अगर मैं पुणे रिलोकेट हो जाता हूँ, तो मेरे को एवरी वीक ट्रैवल करना पड़ेगा, फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, जो भी है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। तो अब मैंने फिर माइंड में अपने क्वेश्चंस पूछे कि मैं एमबीए कर क्यों रहा हूँ। अगर मैं एमबीए कर रहा हूँ कि भाई सीखने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, और उससे एंड गोल क्या है? एंड गोल तो भाई सबका पैकेज ही है, अच्छे रोल्स है। अगर मैं बोला कि वो पैकेज मेरे को या वो रेंज अभी मिल जा रही है, तो क्या मेरे को 2 साल अभी रुकना चाहिए एमबीए कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद मैं स्विच करूंगा, वो भी तब भी शायद मेरे को इतना ही पैकेज मिले जितना अभी ऑलरेडी ऑफर हो रहा है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं सीरियसली रिकंसिडर किया ड्रॉप करने का, कि मैं ड्रॉप करूं या नहीं करूं। बट फिर मैंने अपने पेरेंट्स लोगों से भी बातें की और भी लोगों से बातें की, तो उन्होंने बोला कि अब जब आ ही गए हो यहाँ पे करने, तो अभी रुक जाओ, कर लो, उसके बाद में तुम्हारे करियर में ज़्यादा प्रोग्रेशन आएगा, अच्छे रोल्स मिलेंगे। तो जब आ ही गए हो इतनी दूर तो कर लो फिर। तो इसलिए मैंने उस टाइम वो ऑफ़र नहीं लिया। अब वो सही डिसीजन शायद नहीं था, या था पता नहीं। मैंने उस टाइम वो ऑफर नहीं लिया, और मैंने ये प्रोग्राम फिर कंटिन्यू करने का ही डिसाइड किया। ये बात थी फर्स्ट टर्म के एंड की। एंड उसके बाद सेकेंड टर्म स्टार्ट होता है, एंड सब कुछ सही चल रहा था। बट अचानक से मेरे फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, एंड अचानक से मतलब सब कुछ चेंज हो गया। लाइफ काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सी लगने लग गई, एंड सब कुछ मेरे सामने हुआ, तो मेरे को तो पता ही नहीं चला भाई, मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया। मैंने फिर मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी थोड़ी ख़राब होने लग गई, एंड जिसकी वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी इम्पैक्ट हो गई। एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने सोचा कि शायद अब मेरे को ये कोर्स या डिग्री ड्रॉप कर देनी चाहिए। एंड सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम बट मैंने किसी तरह वहाँ पे दे दिया दिल्ली में। एंड उसके बाद मैं जो भी ब्रेक मिलता है उसमें मैं वापस आ गया। तो मैं बैंगलोर आ गया, और फिर मैंने इस चीज़ पे सोचना स्टार्ट किया कि क्या मेरे को उतना वैल्यूएशन मिल रहा है क्या, मतलब इज़ इट वर्थ इट वाली बात होती है ना, कि अगर मैं इतनी फ़ीस दे रहा हूँ और मैं अपनी फैमिली से दूर रह रहा हूँ, और 2 साल का कमिटमेंट है, तो क्या ये एंड में जाके मेरे को ऐसा रिजल्ट देगा जो मेरे को चाहिए। तो मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं दिख रहे थे। जी हाँ, आपको सीखने को मिल रहा है, आपको एक अच्छा नेटवर्क मिल रहा है, बट क्या ये इन सब चीज़ों के कंपैरिजन में सही है कि नहीं है? क्योंकि अभी शायद मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिस पे शायद मेरे को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लाइक माई पर्सनल लाइफ, हेल्थ हो गया या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो गया। एंड शायद जितना कमिटमेंट या डेडिकेशन इस प्रोग्राम के लिए अभी मेरे को देना चाहिए, वो नहीं दे पाऊंगा मैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप आउट कर लूँगा, और मैंने आई एम लखनऊ के ऑफिस को फिर ईमेल कर दिया कि मैं इस कोर्स से डेफर करना चाहता हूँ। डेफर इन द सेंस, इसमें आपको एक चॉइस मिलती है कि आप 2 साल के अंदर अंदर अगर चाहो तो वापस से नेक्स्ट कोहोर्ट के साथ या सेम टर्म में जहाँ से भी मैंने ड्रॉप किया, अगर मैं टर्म 2 से ड्रॉप किया तो टर्म 3 से मैं नेक्स्ट कोहोर्ट के साथ 2 साल के अंदर अंदर अगर चाहूँ तो वापस से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैंने डाल दिया ईमेल, बट अभी वो मेरे को नहीं पता कि मैं इस साल ज्वाइन करूँगा, अगले साल ज्वाइन करूँगा, करूँगा नहीं करूँगा, उसका तो अभी कुछ है ही नहीं। सो दैट वाज द रीज़न। मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई दी कि आपको रिलोकेट करना पड़ेगा अगर आप दिल्ली के बाहर रह रहे हो, और प्लेसमेंट्स प्रोवाइड नहीं होती हैं, आपके प्रोफाइल में क्या वो वैल्यू एडिशन आ रहा है या नहीं, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस मेरे को तो देखने को नहीं मिले। तो यही सारी चीज़ें थी, और ऑब्वियसली जब आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, तो आपको फिर मतलब एक वही है कि एक फैसला लेना पड़ता है। तो मेरे साथ भी वही चीज़ें हुई, एंड मैंने ये एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया कि मैं इस कोर्स के साथ कंटिन्यू नहीं करूँगा। सो यही चीज़ें हैं जो भी शायद लोग
इस कोर्ट में ज्वाइन करने वाले हों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं अपनी नॉलेज पे जितना मेरे को पता है वो आंसर करने का ट्राई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।